नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है परोपकारी रीछ और मूर्ख राजा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। महिपालपुर के महाराज चंद्रेश की अकस्मात मृत्यु के पश्चात युवराज देवेश ने राजमुकुट ग्रहण किया। एक दिन वो आखेट करने पुष्पवन में गया। हिरण का पीछा करते करते राजा देवेश एक झरने के समीप जा पहुंचा। झरने के पास पहुंचकर हिरण ना जाने कहाँ लुप्त हो गया था। तभी देवेश की दृष्टि झरने की ओर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, झरने से पानी पीती हुई युवती के ऊपर बाघ घात लगा रहा है। इससे पहले कि बाघ युवती पर वार करे, मुझे बाघ पर तीर से वार करना चाहिए। देवेश ने तत्काल ही बाघ का निशाना साध कर तीर छोड़ दिया। सर तीर सर्राता हुआ बाघ के पेट में जा धंसा। बाघ गुर्राता हुआ घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाघ की गुर्राहट सुनकर पानी पीती हुई सुंदरी चौंक कर पीछे की ओर पलटी तो भय से उसकी आंखें फैल गई। ओह बाघ! तभी वो भय से कांपने लगी। तभी घोड़ा दौड़ाता हुआ देवेश उसके पास पहुंचा। सुंदरी, घबराओ नहीं, अब कोई डर नहीं है। मैंने समय पर वार करके बाघ को घायल कर दिया है, वरना अनर्थ हो जाता। युवती ने देवेश की ओर आभार भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, आप कौन हैं? मैं महिपालपुर का राजा देवेश हूँ। सुंदरी सुनकर चौंक गई। ओह, तो ये महिपालपुर के राजा हैं। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? राजन, मैं किठौर राज्य के राजा जीवन सिंह की पुत्री रेशमा हूँ। राजकुमारी रेशमा, क्या आप हमारी रानी बनना पसंद करेंगी? राजन, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों राजकुमारी? आखिर हम में क्या कमी है? राजन, शायद आपको मालूम नहीं, आपके खानदान और हमारे खानदान में बरसों से शत्रुता चली आ रही है। भला मेरे पिताजी महाराज शत्रु के बेटे से मेरा विवाह क्यों करेंगे? लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी कि हमारे और तुम्हारे खानदान में किस कारण शत्रुता है? शत्रुता का कारण हमें भी मालूम नहीं है। आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इतना कहकर राजकुमारी रेशमा अपने घोड़े पर चढ़ी और बिना देवेश की ओर देखे घोड़े को एड़ लगा दी। जब राजकुमारी रेशमा का घोड़ा देवेश की नज़रों से ओझल हो गया तो वो चौंका। राजकुमारी रत्ना ने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है, ये हमारी शान में अच्छा नहीं हुआ। देवेश उसी समय भारी मन से अपने राज्य वापस लौट आया। वो महल में अपने कक्ष में आकर उदास सा पड़ गया और राजकुमारी रेशमा के बारे में ही सोचता रहा। राजकुमारी रेशमा के नयन बानों ने हमारे दिल में हलचल मचा दी है। हम उससे विवाह करें तो किस प्रकार करें? तभी एक सेवक ने कक्ष में आकर देवेश से कहा, महाराज, प्रधानमंत्री चतुरसेन आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो। कुछ ही देर बाद ही प्रधानमंत्री चतुरसेन देवेश के सामने थे। प्रधानमंत्री राजा देवेश की ओर ध्यान से देखते हुए बोले, महाराज, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको भ्रम हुआ है प्रधानमंत्री जी। तभी सहसा देवेश को कुछ याद आया। प्रधानमंत्री जी वृद्ध हैं, इन्हें हमारे और राजकुमारी रेशमा के खानदानों की आपसी शत्रुता के कारण का अवश्य पता होगा। मुझे इस बारे में प्रधानमंत्री से पूछताछ करनी चाहिए। ये सोच देवेश ने प्रधानमंत्री चतुरसेन से कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किठौर राज्य के राजघराने और हमारे राजघराने में किस कारण शत्रुता है? महाराज, बहुत पहले आपके वंश के किसी राजा ने उस समय के किठौर राज्य के राजा को हरा दिया था और जीत के निशानी के रूप में वे अपने साथ किठौर के राजा का राजमुकुट ले आए थे। बस तभी से दोनों राजवंशों में आपस में शत्रुता चली आ रही है। ओह, तो ये कारण है दोनों राजघरानों की आपसी शत्रुता का? लेकिन महाराज,
आज आपने इस विषय में पूछताछ क्यों की है? प्रधानमंत्री जी, आज वन में हमारी मुलाकात किठौर राज्य की राजकुमारी रेशमा से हुई। रेशमा को देखते ही हमने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि विवाह करेंगे तो राजकुमारी रेशमा से, लेकिन राजकुमारी रेशमा ने हमारे साथ विवाह करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ओह, तो आपने इसी कारण इस बारे में हमसे पूछताछ की है? प्रधानमंत्री जी, अब हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि हम रेशमा से विवाह नहीं कर लेंगे। क्या आप कोई ऐसा उपाय उपाय क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिसके करने से बिना किसी विघ्न के हमारा और राजकुमारी रेशमा का विवाह हो जाए? ये सुनकर प्रधानमंत्री चतुरसेन सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर देवेश से बोले, महाराज, सबसे पहले तो दोनों राजघरानों की आपसी शत्रुता समाप्त होनी चाहिए, और ये शत्रुता एक ही तरीके से समाप्त हो सकती है। वर्षों पहले किठौर के राजा का जो राजमुकुट आपके पुरखे जीत कर लाए थे, यदि उस राजमुकुट को किठौर के राजा को सौंप दिया जाए तो ऐसा करने से किठौर के राजा के मन का मैल धुल जाएगा और तभी राजकुमारी रेशमा का आपके साथ विवाह हो सकेगा। प्रधानमंत्री की बात समाप्त होते ही देवेश ने उतावलेपन में कहा, प्रधानमंत्री जी, हमारा आदेश है कि वो राजमुकुट लेकर आप तुरंत ही किठौर राज्य जाएं और राजमुकुट राजा जीवन सिंह को सौंपने के पश्चात उनसे हमारे और राजकुमारी रेशमा के विवाह के संबंध में बात करें। जो आज्ञा महाराज। राजकीय खजाने में रखा राजमुकुट लेकर प्रधानमंत्री चतुरसेन उसी दिन किठौर राज्य की ओर चल पड़े। भगवान करे प्रधानमंत्री जी के विवाह के संबंध को पक्का करके ही वापस लौटे। किठौर पहुंचकर प्रधानमंत्री चतुरसेन वहां के राज दरबार के बाहर पहुंचे। उन्होंने पहरेदार से कहा, जाओ दरबार में जाकर राजा जीवन सिंह से कहो कि महिपालपुर के प्रधानमंत्री चतुरसेन उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने दरबार में जाकर जब ये सूचना राजा जीवन सिंह को दी तो बुरी तरह चौंका। शत्रु देश का प्रधानमंत्री हमसे मिलने आया है, क्या कारण हो सकता है? हम उससे मिलें या नहीं? फिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर जीवन सिंह ने पहरेदार से कहा, जाओ उन्हें दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद ही चतुरसेन जीवन सिंह के सामने थे। कहो प्रधानमंत्री जी, आप किस प्रयोजन से हमारे दरबार में आए हैं और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जीवन सिंह की बात सुनकर प्रधानमंत्री चतुरसेन ने थाल पर ढका कपड़ा हटा दिया। थाल की ओर देखते ही जीवन सिंह बुरी तरह चौंक पड़े। ओह, ये तो हमारा वो खानदानी राजमुकुट है जिसे वर्षों पहले महिपालपुर के राजा यहाँ से लूट कर ले गए थे। जीवन सिंह को इस प्रकार राजमुकुट की ओर देखते हुए पाकर प्रधानमंत्री चतुरसेन बोले, राजन, हमारे राजा देवेश चाहते हैं कि दोनों राजवंशों में वर्षों से चली आ रही शत्रुता को समाप्त कर दिया जाए, और शत्रुता को समाप्त करने के उद्देश्य से ही आपके वंश का राजमुकुट उन्होंने आपको सौंपने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ओह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर राजमुकुट जीवन सिंह को सौंप दिया। महाराज, राजा देवेश ने एक प्रस्ताव और भेजा है। कैसा प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी? राजन, राजा देवेश आपकी पुत्री राजकुमारी रेशमा के साथ विवाह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारा राजमुकुट हमें भिजवा कर राजा देवेश ने हमारा दिल जीत लिया है, इसलिए हम सहर्षी अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए तैयार हैं। तब शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम के साथ राजा देवेश के साथ राजकुमारी रेशमा का विवाह हो गया। विदा होकर जब रेशमा राजा देवेश के महल में पहुंची तो देवेश ने हंसते हुए रेशमा से कहा, रेशमा, उस दिन बाघ से हमने तुम्हें इसी दिन के लिए बचाया था। सुनकर रेशमा लाज से दोहरी हो गई। रेशमा का घूंघट उठाते हुए देवेश ने कहा, रेशमा, हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमें तुम्हारे जैसे रूपवती रानी मिली। इस घटना को बीते हुए 15 दिन बीत गए। राजा देवेश एक बार भी एक क्षण के लिए रानी रेशमा के कक्ष से बाहर नहीं निकला। बस वो कक्ष में सैया पर लेटा हुआ रानी रेशमा के रूप सौंदर्य को निहारता रहा।
ये देखकर रेशमा बार बार उससे कहती, महाराज, आपको इस प्रकार हमारे कक्ष में इतने दिनों तक पड़े रहना शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि नई रानी के आते ही राजा को अपने वश में कर लिया। जाइए महाराज, जाकर दरबार की कार्यवाही देखिए। उन रानी, तुम्हें निहारते रहने के अलावा अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जी करता है कि बस हम निरंतर तुम्हें ही देखे जाएं। देवेश की उस बात पर रेशमा बुरी तरह झेप कर रह जाती। दूसरी ओर राजा देवेश को रानी रेशमा के कक्ष में से ना निकलते देखकर प्रधानमंत्री चतुरसेन चिंतित हो उठे। राजा देवेश का विवाह क्या हुआ, वे तो अपनी जिम्मेदारी ही भूल बैठे। रानी रेशमा के पीछे वे अपनी मर्यादा, राज्य एवं दरबार को ही भुला बैठे हैं। उन्हें किस प्रकार रानी रेशमा के कक्ष से बाहर लाया जाए, कुछ सोचकर वे 16वें दिन राजा देवेश के कक्ष के बाहर पहुंचे। दासी, कक्ष में जाकर महाराज से कहो कि प्रधानमंत्री जी उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। दासी महाराज को सूचना देने कक्ष में चली गई। जब दासी ने प्रधानमंत्री की सूचना राजा देवेश को दी तो वे बोले, प्रधानमंत्री जी हमसे इसी समय मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? महाराज, हो सकता है वे आपसे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करना चाहते हों। वो तो ठीक है रानी, पर इस समय हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं कि इस समय हम अपनी प्रिय रानी के कक्ष में हैं? महाराज, इस हाड़ मास की सुंदरता के प्रति इतनी आसक्ति ठीक नहीं है। आपको मेरी कसम है, आप एक बार प्रधानमंत्री जी से अवश्य मिल लीजिए। रानी रेशमा की बात सुनकर देवेश ने एक पल सोचा, फिर दासी को आदेश दिया, दासी, प्रधानमंत्री जी को यहीं पर आने का आदेश दे दो। जो आज्ञा महाराज, कहकर दासी कक्ष से निकल गई। तभी रेशमा हैरत से देवेश की ओर देखते हुए बोली, महाराज, आप इस कक्ष में प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे? क्यों? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है रानी? तुम समझती क्यों नहीं हो? यदि हम प्रधानमंत्री से किसी और कक्ष में मिलते तो उतने समय के लिए हमें तुम्हें अपनी नज़रों से दूर करना पड़ता। अब यहाँ रहकर हम प्रधानमंत्री से भी बात करते रहेंगे और तुम भी हमारी नज़रों के सामने रहोगी। ओह महाराज, हमारे प्रति आपका इतना प्रेम अच्छा नहीं है। रेशमा राजा देवेश से अभी कुछ और कहने जा ही रही थी कि तभी प्रधानमंत्री चतुरसेन ने कक्ष में प्रवेश किया। क्षमा करें महाराज, असमय आकर मैंने आपकी और आदरणीय रानी जी की बातों में व्यवधान पैदा कर दिया है। कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, कहो इस समय कैसे आए? महाराज, आपको दरबार में आए हुए पूरा 16 दिन बीत गए हैं। सारा मंत्रिमंडल और समस्त दरबारी आपके दर्शनों को तरस गए हैं। आपकी अनुपस्थिति के कारण कई विवादास्पद मामले भी फैसले की प्रतीक्षा में अटके पड़े हैं। आपको प्रतिदिन दरबार में तो आना चाहिए। अगर आप कुछ दिन और दरबार में नहीं गए और आपने राज्य व्यवस्था पर उचित नज़र नहीं रखी तो हमें डर है कि शीघ्र ही सारे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। प्रधानमंत्री की बात सुनकर देवेश सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर बोला, प्रधानमंत्री जी, हम जानते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, पर अभी हम रानी रेशमा को यहाँ अकेले छोड़कर दरबार में कैसे जा सकते हैं? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कहते कहते प्रधानमंत्री जी झिझक कर चुप हो गए। रानी रेशमा प्रधानमंत्री चतुरसेन की बात के मर्म को भली प्रकार समझ गई थी, इसलिए राजा देवेश से बोली, महाराज, प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं। आपको इसी समय प्रधानमंत्री जी के साथ दरबार में जाकर राजकार्य देखना चाहिए। महाराज, क्या आप मेरी इतनी सी भी विनती नहीं मानेंगे? रानी रेशमा, तो तुम भी हमें यहाँ से भेजना चाह रही हो? कहकर देवेश सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचकर रेशमा से बोला, रानी रेशमा, हम तुम्हारी विनती मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी। तुम्हें भी हमारे साथ दरबार में चलना होगा। महाराज, देवेश का अपने प्रति इतना अनुराग देखकर रेशमा के मुख पर लाज की लाली दौड़ गई। फिर मन ही मन वो कुछ निर्णय लेकर देवेश से बोली,
ठीक है महाराज, मुझे आपकी बात स्वीकार है। तब देवेश ने प्रधानमंत्री चतुर्सेन से कहा, चलिए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ इसी समय दरबार में चल रहे हैं। देवेश की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने चैन की सांस ली। तब रानी रेशमा को साथ लेकर देवेश प्रधानमंत्री के साथ दरबार की ओर चल दिया। दरबार में राजा देवेश की बगल में ही रानी रेशमा के बैठने की व्यवस्था की गई। दरबारी रानी रेशमा को दरबार में देखकर चकित से थे। पहले तो किसी राजा ने ऐसा नहीं किया। कोई भी राजा अपनी रानी को साथ लेकर दरबार में नहीं आया। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। विवाह के पश्चात तो महाराज ने राजकार्य में रुचि लेनी बिल्कुल ही छोड़ दी है। अभी महाराज का नया नया विवाह है, इसलिए रानी रेशमा के रूप सौंदर्य का नशा महाराज पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है। कुछ दिन बाद जब यह नशा महाराज के ऊपर से उतर जाएगा तो वे खुद ही रानी को दरबार में नहीं लाएंगे। अब तो राजा देवेश का प्रतिदिन का वो नियम सा बन गया। दरबार जाते समय वो रानी रेशमा को भी साथ ले जाता। देवेश के इस कृत्य से प्रधानमंत्री बहुत विचलित थे। महाराज तो रानी रेशमा के अनुराग से उभर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन प्रधानमंत्री चतुर्सेन से राजा देवेश ने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम आखेट करने के लिए जाना चाहते हैं। हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री चतुर्सेन शिकार पर जाने की तैयारी में जुट गए। जब देवेश आखेट पर जाने के लिए घोड़े पर बैठे तो रानी रेशमा भी उनके साथ थी। रानी रेशमा को आखेट पर देवेश के साथ जाते देखकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन चौंके। तो क्या महाराज रानी जी को भी साथ ले जा रहे हैं? भला आखेट करने में स्त्रियां का क्या काम? प्रधानमंत्री चतुर्सेन से रहा नहीं गया तो वे देवेश से बोले, महाराज, क्या रानी जी भी आपके साथ जाएंगी? हाँ प्रधानमंत्री जी, भला रानी रेशमा के बिना हम आखेट पर कैसे जा सकते हैं? देवेश की बात सुन प्रधानमंत्री चतुर्सेन सोचने लगे, बस बहुत हो चुका। इस समय तो नहीं, लेकिन उचित समय देखकर हमें महाराज से इस विषय में खुलकर बात करनी ही होगी। तभी राजा देवेश की आज्ञा पाते ही सभी लोग वहां से चल पड़े। जब उनका दल वन में पहुंचा तो रानी रेशमा ने अचानक ही देवेश से कहा, महाराज, प्यास से हमारा कंठ सूखा जा रहा है। ठीक है, हम अभी किसी सैनिक को भेजकर आपके लिए पानी मंगवाते हैं। ये सुनकर रानी रेशमा ने देवेश से कहा, महाराज, मैं किसी सैनिक का लाया हुआ नहीं, बल्कि आपका लाया हुआ पानी पीऊंगी। आप प्रधानमंत्री जी को हमारे पास छोड़कर सारे सैनिकों के साथ पानी की खोज में जाइए। आप पानी लाएंगे तो मैं पानी पीऊंगी, वरना प्यासी ही रह जाऊंगी। रेशमा की बात सुनकर देवेश हंस पड़ा। फिर कुछ सोचकर रेशमा से बोला, रानी रेशमा, तुम क्या समझती हो? हम तुम्हें प्यासी रह जाने देंगे? हम अभी पानी की खोज में वन में जाते हैं। भला हम तुम्हारा आदेश कैसे टाल सकते हैं? देवेश रानी रेशमा को प्रधानमंत्री चतुर्सेन के पास छोड़कर सैनिकों को अपने साथ ले पानी की खोज में चला गया। तब रानी रेशमा ने प्रधानमंत्री चतुर्सेन से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपसे एकांत में ही बात करने के लिए महाराज को सैनिकों के साथ पानी लाने भेजा है। तो क्या रानी जी, आपको प्यास नहीं लगी है? नहीं प्रधानमंत्री जी। तो फिर आपने महाराज से झूठ क्यों बोला? और आप मुझसे एकांत में क्या बात करना चाहती हैं? प्रधानमंत्री जी, आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। क्या आपको ये बात अच्छी लगती है कि महाराज हर समय हर कार्य में हमें अपने साथ रखें, चाहे उस कार्य में उपस्थित रहने की हमारी आवश्यकता हो या नहीं हो? रानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी। मैं जानती हूँ कि आप भी महाराज के इस कार्य से क्षुब्ध हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ही कोई ऐसी राह निकालिए जिससे महाराज हर समय मुझे अपने साथ रखना छोड़ दें। रानी जी, आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो अब तक इसी भूल में था कि आपने ही जानबूझकर महाराज को अपने रूप जाल में बंधा हुआ है। ये गलत है प्रधानमंत्री जी। हमें भी महाराज की ये आदत अच्छी नहीं लगती। रानी जी, आपकी बात सुनकर मेरे मन में आपके प्रति छाया संशय समाप्त हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र महाराज से इस विषय में बात करने वाला हूँ। इस घटना के 2 दिन पश्चात जब राजा देवेश अकेले थे, प्रधानमंत्री चतुर्सेन ने उससे कहा,
महाराज, अगर क्षमादान दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं। आप हमसे क्षमादान मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। तो सुनिए महाराज, रानी रेशमा को जो आप हर समय कार्य में अपने साथ साथ रखते हैं, ये ठीक नहीं है। क्या आप हमसे इस विषय में वार्तालाप करना चाहते हैं? हाँ महाराज, मैं बहुत दिनों से आपसे इस विषय में कुछ कहना चाहता था। रानी रेशमा को हर समय साथ रखने के कारण दरबार में सब आपका मजाक उड़ाने लगे हैं। लोग आपको रानी रेशमा का गुलाम कहते हैं। क्या? हाँ महाराज, मैं मानता हूँ कि आप रानी रेशमा से अत्यधिक अनुराग करते हैं, पर आप ये बात भी तो ध्यान में रखिए कि आप राजा हैं। अतः आप ऐसा कोई कार्य ना कीजिए जिससे आपके देश की जनता ही आपका उपहास उड़ाए। तब हम क्या करें प्रधानमंत्री जी? रानी रेशमा को देखे बिना हमें एक पल भी चैन नहीं आता। महाराज, आप मेरी एक बात मानिए। आप रानी रेशमा का एक छोटा सा चित्र बनवाकर हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आपको रानी रेशमा की याद आया करे, आप वो चित्र निकाल कर देख लिया करें। इससे रानी रेशमा एक तरह से हर समय आपके पास मौजूद रहेगी और लोगों में आपका उपहास भी नहीं उड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन क्या महाराज? प्रधानमंत्री जी, इतना अच्छा चित्रकार आएगा कहाँ से जो रानी रेशमा का सजीव चित्र बना सके? महाराज, मैं दिवाकर नाम के एक चित्रकार को जानता हूँ। वो बहुत अच्छे एवं सजीव चित्र बनाता है। तब ठीक है, तुम शीघ्र ही उस चित्रकार को हमारे पास लेकर आओ। प्रधानमंत्री जी उसी दिन चित्रकार दिवाकर को साथ लेकर राजा देवेश के पास पहुँचे। महाराज, यही वो चित्रकार है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। चित्रकार दिवाकर पर एक दृष्टि डालकर देवेश ने उससे कहा, चित्रकार, तुम्हें रानी रेशमा का ऐसा सजीव एवं सुंदर चित्र बनाना है जिससे हम तुम्हारी कला का लोहा मान जाएं। जो आज्ञा महाराज। कहकर दिवाकर ने गौर से रानी रेशमा की ओर देखा, फिर राजा देवेश से आज्ञा लेकर वापस चला गया। इस घटना के एक माह पश्चात चित्रकार दिवाकर एक चित्र लेकर राजा देवेश के पास पहुंचा। महाराज, मैंने रानी रेशमा का चित्र बना दिया है। लाओ जरा देखे तो सही तुम्हारी चित्रकारी। दिवाकर ने आगे बढ़कर देवेश को चित्र दे दिया। तब देवेश ध्यान से चित्र को देखने लगे। ओह, दिवाकर ने रानी रेशमा का चित्र तो बहुत ही सजीव बनाया है। ऐसा लगता है कि चित्र अब बोला तब बोला। अभी देवेश चित्र को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी वो बुरी तरह चौंका। ओह, ये क्या? दिवाकर ने तो चित्र में रानी रेशमा की जांग का तिल भी बनाया है। इसका मतलब है इस चित्र को बनाने के लिए चित्रकार दिवाकर ने नहाती हुई रानी को बहुत करीब से छिपकर देखा है। ये सोचकर वो आग बबूला हो गया। उसने तुरंत प्रधानमंत्री चतुर्सेन को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, चित्रकार दिवाकर की दोनों आंखें निकालकर हमारे पास लाओ। वो किस लिए महाराज? प्रधानमंत्री जी, हमसे इस बारे में कोई सवाल ना करो और जो आदेश हमने दिया है शीघ्र उस पर अमल करो। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री चतुर्सेन दिवाकर को साथ लेकर चुपचाप कक्ष से निकल गया। प्रधानमंत्री चतुर्सेन चित्रकार दिवाकर को वहां से सीधा अपने महल में ले गया और उससे बोला, दिवाकर, महाराज को तुम्हारे बारे में अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई है, तभी तो उन्होंने तुम्हें इतनी कठोर सजा दी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आप मेरी आंखें नहीं निकालेंगे तो महाराज को ले जाकर किसकी आंखें दिखाएंगे? उसकी चिंता तुम ना करो दिवाकर, मैं तुम्हारी आंखों के बदले अपने पालतू हिरन की आंखें निकालकर महाराज के पास ले जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? दिवाकर, जब महाराज गलती से तुम जैसे गुणी आदमी को अंधा करने पर तुले हुए हैं तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। आज के बाद तुम हमारे महल में ही छिप कर रहोगे। यहाँ रहकर तुम बेखटके अपनी कला की साधना कर सकते हो। प्रधानमंत्री जी उसी समय अपने पालतू हिरन की आंखें निकाल ली और उन्हें लेकर राजा देवेश के पास पहुंचा। लीजिए महाराज, मैं दिवाकर की आंखें निकाल लाया हूँ। हम रानी रेशमा की ओर उठने वाली हर गलत दृष्टि को ऐसा ही दंड देंगे।
इस घटना को कई दिन बीत गए। अब राजा देवेश दिवाकर के द्वारा बने रानी रेशमा के चित्र को हमेशा अपने पास रखने लगे। जब रानी रेशमा की याद सताती वे इस चित्र को निकाल कर देख लेते। एक दिन राजा देवेश अकेला ही आखेट करने वन में गया। आखेट करते करते उसे वन में ही रात हो गई। तभी एक शेर ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से देवेश बौखला गया। उसने शीघ्रता से पूरा बल लगाकर शेर को दूसरी ओर उछाल दिया और स्वयं जान बचाने के लिए पास ही के एक वृक्ष पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पेड़ की शाख पर पहुंचा, ओह, यहाँ तो पहले ही एक रीछ बैठा हुआ है। शेर से जान बचाई तो रीछ से भिड़ना पड़ेगा। रीछ को देखते ही भय से देवेश के हाथ पांव फूल गए। वो उस समय निहत्था जो था, उसे भयभीत देखकर रीछ बोला, राजन, मुझसे भयभीत ना हो। तुम इस पेड़ पर शरण पाने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम निसंदेह शाख पर आराम से मेरे पास आकर बैठ सकते हो। रीछ की बात सुनकर देवेश की जान में जान आई। वो रीछ के पास ही शाख पर बैठ गया। इधर शेर भी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तब रीछ ने देवेश से कहा, राजन, रात हो गई है और हम दोनों का शत्रु शेर पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ से नीचे उतरना तो खतरनाक है, इसलिए ऐसा करें कि हम तुम बारी बारी से कुछ देर के लिए शाख पर ही सो जाएं। हाँ, ये ठीक रहेगा। जब दोनों में से एक जागकर बारी बारी से पहरा देगा तब ठीक है। पहले तुम सो जाओ, मैं जागकर पहरा दूंगा। रीछ की बात सुनकर देवेश शाख पर ही सो गया। रीछ उसकी पहरेदारी करने लगा। जब देवेश गहरी नींद सो गए तो पेड़ के नीचे बैठा शेर उससे बोला, मूर्ख रीछ, ये राजा हमारा आहार है। तो उसकी रक्षा ना कर और उसे धक्का देकर नीचे डाल दे। क्यों? ताकि हम दोनों इसको अपना आहार बना सके। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। तुम मूर्ख है रीछ, सोच ले। अभी तो ये राजा सो रहा है, लेकिन जब तू सोएगा तो ये तुझे पेड़ पर से नीचे धक्का दे देगा। मैं इसी बात को तो देखना चाहता हूँ कि मेरे सोने पर राजा तेरी बात मानता है या नहीं। सोच ले रीछ, वरना तो बाद में पछताएगा। शेर अपनी शरण में आए हुए को मारने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। मैं कतई ऐसा नहीं करूँगा। ओह, लगता है आज तो बड़ा परोपकारी बन रहा है रीछ। बात परोपकार की नहीं है, मेरे मन की है। मेरे मन को जो आएगा मैं वही करूँगा। रीछ की ये बात सुनकर शेर झल्ला गया और फिर रीछ से नहीं बोला। दोपहर बीत जाने पर रीछ ने सोए हुए देवेश को जगा दिया। राजन, अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हारा पहरा दूंगा। तब रीछ पेड़ की शाख पर पसर कर सो गया। जब रीछ सो गया तो शेर ने देवेश से कहा, राजन, तुम इस रीछ की पहरेदारी क्यों कर रहे हो? ये बहुत धूर्त है। अभी तो ये तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, लेकिन सुबह होते ही ये तुम्हें मार कर खा जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो शेर? और नहीं तो क्या। रीछ की पहरेदारी छोड़कर तुम इसे तुरंत नीचे धक्का दे दो, मैं इसे चीड़ फाड़ कर खा जाऊंगा। देवेश ने आओ देखा ना ताओ सोते हुए रीछ को नीचे धक्का दे दिया। रीछ नीचे गिर तो जाता, पर शीघ्र ही उसकी आंखें खुल गई और उसने शाख से गिरते हुए पेड़ की टहनी पकड़ दी और उसे पकड़कर लटक गया। तब वो क्रोध में भरकर देवेश से बोला, मूर्ख राजा, तूने ये क्या किया? मैंने तेरी जान बचाई और बदले में तूने मुझे मारना चाहा। तुझे उसका दंड अवश्य मिलेगा। अगले ही पल एक आश्चर्य हुआ। शेर और रीछ दोनों ही अचानक लुप्त हो गए। ये देखकर देवेश हक्का बक्का रह गया। ये क्या आश्चर्य हुआ? शेर और रीछ कहाँ चले गए? क्या मैं कोई प्रेत लीला देख रहा था? तभी उसे अपने गले में तीव्र पीड़ा का आभास हुआ। उसने पीड़ा से चिल्लाना चाहा, तभी वो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, ये क्या? लाख चाहने पर भी मेरे गले से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? क्या मैं गूंगा हो गया हूँ? देवेश की समझ में कुछ नहीं आया तो वह जल्दी से अपने कंठ को मसलने लगा।
सुबह उजाला फैलने पर वो पेड़ से नीचे उतरा और घोड़े पर बैठकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। वो सोच रहा था, क्या मैं रीछ के श्राप के कारण गूंगा हुआ हूँ? महिपालपुर के राजा देवेश के गूंगा होने की सूचना आग की तरह फैल गई। चित्रकार दिवाकर को जब ये बात पता चली तो उसने प्रधानमंत्री चतुर्सेन से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूँ कि राजा देवेश अचानक गूंगे क्यों हुए हैं। क्या तुम सचमुच इस बारे में कुछ जानते हो? हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं राजा देवेश की आवाज़ को पुनः लौटा कर ला सकता हूँ। तो जल्दी से मुझे वो उपाय बताओ जिसके करने से राजा देवेश की खोई हुई आवाज़ वापस आ सके। प्रधानमंत्री जी, वो उपाय आपको बताने का नहीं है, उसे केवल मैं ही राजा देवेश को बता सकता हूँ। लेकिन तुम राजा देवेश के सामने कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो राजा देवेश पहले ही सजा दे चुके हैं। तुम्हारी आंखें सही सलामत देखकर राजा तुरंत समझ जाएंगे कि तुम्हारी आंखें नहीं निकाली थी मैंने। मेरे पास उसका उपाय भी है प्रधानमंत्री जी। आप मुझे महिला के भेष में राजा देवेश के पास ले चलें। उस भेष में राजा देवेश मुझे नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, ये तरीका ठीक रहेगा। तब दिवाकर ने स्त्री का रूप धरा। प्रधानमंत्री उसे साथ लेकर राजा देवेश के पास पहुंचा। महाराज, ये महिला कहती है कि ये आपकी खोई हुई आवाज़ को वापस ला सकती है। गूंगे देवेश ने ये सुनकर उत्सुकता से स्त्री भेषधारी दिवाकर की ओर देखा। तब दिवाकर महिला के आवाज़ में उससे कहा, महाराज, आप सच्चे मन से ये प्रण करें कि कभी भी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ेंगे और बुराई को कभी भी अपने पास नहीं फटकने देंगे। ये प्रण करते ही आपकी खोई हुई आवाज़ पुनः लौट आएगी। देवेश अपनी आवाज़ चले जाने से बहुत दुखी था, इसलिए उसने सच्चे मन से ही मन प्रण किया। मैं वचन लेता हूँ कि आज से मैं अच्छाई को ग्रहण करके बुराई को कभी भी अपने पास नहीं भटकने दूंगा। देवेश ने मन ही मन ये वचन दोहराया ही था कि तभी दिवाकर ने उससे कहा, महाराज, आपकी खोई हुई आवाज़ वापस आ चुकी है, जरा बोलकर तो दिखाइए। ये सुनकर देवेश ने हैरत से उसकी ओर देखा। अगले ही पल उसके मुंह से बेसाता निकल पड़ा। क्या सच? अपने मुंह से पुनः आवाज़ निकलते देखकर देवेश खुशी से उछल पड़ा। ओह, ये तो मेरी आवाज़ सचमुच ही वापस आ गई है। इधर दिवाकर अपने चेहरे पर पड़ा घूंघट उठाकर उलट चुका था। उसका चेहरा देखते ही देवेश बुरी तरह चौंक पड़े। तुम? हाँ महाराज, मैं आप मेरी सही सलामत आंखों को देखकर चौंक रहे होंगे, लेकिन ये सब प्रधानमंत्री चतुर्सेन जी की कृपा से हुआ। आपने तो अपनी ओर से मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। दिवाकर को सही सलामत देखकर देवेश आग बबूला हो उठा और अपनी तलवार निकालकर दिवाकर पर वार करने को झपटा। अपनी रानी रेशमा को बुरी नज़र से देखने वाले को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तब दिवाकर ने उससे कहा, महाराज, जरा ठहरिए। अब मैं अपनी जान की परवाह ना करके आपके शक का निवारण करता हूँ। आपको मुझ पर यही शक है ना कि मैंने स्नान करती देर रानी रेशमा को छिपकर देखा है और तभी मुझे उनकी जांघ पर तिल होने का पता चला है? हाँ, मुझे तुम पर यही बात का शक है। तो सुनिए महाराज, बहुत समय पहले मेरी चित्रकारी से प्रसन्न होकर एक महात्मा ने मुझे एक जादुई तुलिका दी थी। उस तुलिका में ये जादू था कि मैं उस तुलिका से जो भी प्रश्न लिखता था, तत्काल ही कागज पर वो तुलिका अपने आप उस प्रश्न का उत्तर लिख देती थी। रानी रेशमा का चित्र बनाने से पहले मैंने तुलिका से एक कागज पर ये प्रश्न लिखा, रानी रेशमा के शरीर पर किस जगह कैसा कटाव है एवं किस जगह पर तिल है। तत्काल ही तुलिका ने कागज पर महारानी के शरीर के कटावों के बारे में लिख दिया और साथ ही साथ जांघ पर बने तिल के बारे में भी लिख दिया। मैंने चित्र में वास्तविकता लाने के लिए रानी रेशमा की जांघ पर वैसा ही तिल बना दिया जैसा वास्तव में उनकी जांघ पर बना है। आपने चित्र में उस तिल को देखकर सोचा कि मैंने रानी रेशमा को छिपकर स्नान करते देखा है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है महाराज। ओह, तो तुम्हें महारानी की जांघ के तिल के बारे में इस प्रकार पता चला था?
हाँ महाराज, उसी तुलिका के सहारे मैंने आपके गूंगेपन का इलाज किया है। मैंने एक कागज पर तुलिका से ये प्रश्न लिखा, राजा देवेश गूंगे कैसे हुए? तब तुलिका ने उत्तर दिया, वन में राजा देवेश के जिस रीछ और शेर से भेंट हुई थी वे वास्तविक नहीं थे। वास्तव में रीछ के रूप में अच्छाई थी और शेर के रूप में बुराई थी। उस समय शेर की बात मानकर राजा देवेश ने बुराई का साथ दिया था, इसलिए अच्छाई ने क्रोध होकर राजा देवेश को गूंगे होने का श्राप दिया था। ओह, तो वे दोनों असल में अच्छाई और बुराई थी। हाँ महाराज, उसी तुलिका से मैंने कागज पर यह प्रश्न लिखा था कि राजा देवेश की खोई हुई आवाज़ कैसे वापस आएगी। तो तुलिका ने इस प्रश्न का उत्तर ये लिखा, यदि राजा देवेश मन में अच्छाई का साथ देने का प्रण करे तो उनकी खोई हुई आवाज़ फिर वापस आ सकती है। ओह दिवाकर, तब तो ये जादुई तुलिका बहुत ही अद्भुत है। तब प्रधानमंत्री चतुर्सेन ने नजरें झुकाकर देवेश से कहा, महाराज मैं आपका दोषी हूँ। मैंने आपकी आज्ञा ना मानकर दिवाकर की दोनों आंखें नहीं निकाली थी। जो आंखें मैंने आपको दी थी वे हिरन की आंखें थी। प्रधानमंत्री जी, तुमने उस समय हमारा आदेश ना मानकर अच्छा ही किया था, वरना हम सदैव दिवाकर के दोषी बने रहते। आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है। दिवाकर, आज से हम तुम्हें अपना राजकीय चित्रकार घोषित करते हैं। देवेश ने दिवाकर को बहुत सारे पुरस्कार दिए। साथ ही उसी दिन से उसने बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।